प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम आप सभी के बीच में आज हम लोग अध्ययन करेंगे कार्यालयीन हिंदी का। और कार्यालयीन हिंदी का अध्ययन करते समय हम लोग देख रहे हैं कार्यालयीन हिंदी का उद्देश्य एवं विशेषताएं। आज की क्लास में जो हम लोग क्लास अध्ययन कर रहे हैं वो बीए प्रथम वर्ष की क्लास है और बीए प्रथम वर्ष में जो विषय है हम लोगों का हिंदी साहित्य, और इसमें जो इसका जो कहेंगे सेकंड पेपर और सेकंड पेपर कहेंगे या माइनर या ओपन इलेक्टिव के जो छात्राएं हैं उनके लिए क्या होगा, ये महत्वपूर्ण होगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारे अध्ययन का वो है कार्यालयीन हिंदी का उद्देश्य एवं विशेषताएं, कि कार्यालयीन हिंदी का उद्देश्य क्या है और उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। तो चलिए हम लोग क्रम से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उद्देश्य क्या है कार्यालयीन हिंदी का। तो कार्यालयीन हिंदी का जो मूल उद्देश्य है वो है कार्यालयीय स्तर पर हिंदी के उपयोग को बढ़ाना। अर्थात कार्यालयीय स्तर पर हिंदी के उपयोग को बढ़ाना, क्योंकि हो ये रहा है आज जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो आज मूलतः क्या है, 14 सितंबर है। क्या है, 14 सितंबर है और 14 सितंबर है तो आज हिंदी दिवस है। तो सबसे पहले तो जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी को 14 सितंबर की बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। और साथ ही हमारी क्लास में जो छात्राएं मौजूद हैं आपको भी 14 सितंबर की हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। और ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो मूलतः अगर हम लोग देखें तो किससे संबंधित है, राजभाषा से संबंधित है। चूँकि 14 सितंबर 1949 को हमारी जो हिंदी है वो क्या की गई थी, राजभाषा घोषित की गई थी। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि इसका महत्व या उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है कार्यालयीय स्तर पर हिंदी के उपयोग को बढ़ाना। है क्या कि अगर हम लोग देखते हैं तो कार्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है और हर कार्यालय में हमारा प्रयास ये है कि हम लोग क्या करें, हिंदी को बढ़ाएं। हम लोगों का प्रयास क्या है कि हिंदी को हम लोग कार्यालयीय स्तर पर बढ़ाएं। हो क्या रहा है वर्तमान समय में कि अंग्रेजी चूँकि हमारी राजभाषा हिंदी के साथ सहयोगी राजभाषा के तौर पर प्रयोग की जाती है और अधिकतर का ऑफिसों में, कार्यालयों में अंग्रेजी का प्रचलन अधिक मात्रा में। तो हमें उसको क्या करना है, कम करना है। और चूँकि कार्यालय में शहरी ही नहीं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, वो अपनी मातृभाषा को जान रहे हैं, हिंदी को जान रहे हैं, उन्हें अंग्रेजी नहीं समझ में आ रही है। तब ऐसे समय पे हमारा उत्तरदायित्व है कि जो भी ऑफिस हैं उनके हम कार्यों को हिंदी में ही क्या करें, संपादित करने का प्रयास करें, जिससे कि गांव के लोगों को, आम व्यक्ति को, चूँकि हमारा मूल उद्देश्य क्या है, मूल उद्देश्य ये है कि हमारा आम आदमी जो सबसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो अनपढ़ है, वह भी किसी पत्र को समझ जाए। कोई व्यक्ति यदि उसे बाँच कर सुनाए तो उसको क्या कर ले, वो समझ सके। तो वो कैसे संभव है, वो तभी संभव है जब उसकी मातृभाषा में उसको बताया जाएगा। तो इसलिए कार्यालय स्तर पर हमें क्या करना है, हिंदी के उपयोग को बढ़ाना है। और अब लगभग भारत देश के जितने भी कार्यालय हैं वहाँ पर हिंदी का उपयोग होने लगा है। सोशल मीडिया के दौर में अगर हम देखें तो हिंदी का उपयोग और तीव्र गति से होना शुरू हुआ है, क्योंकि बहुत सी तकनीकी चीज़ें तकनीकी सुधार जो है हिंदी में हम लोगों ने क्या किए, कर लिए हैं। अगर हम लोग विशेषताएं देखें, कार्यालयीन हिंदी की विशेषताएं क्या है, तो अगर हम देखें तो सरकारी नीतियों एवं नियमों को सामान्य नागरिकों तक हमें क्या करना है, पहुंचाना है। अगर हम लोग देखें तो हमारा जो मूल जो विशेषता है वो क्या है कि हमें सरकारी नीतियों एवं नियमों को सामान्य नागरिकों तक क्या करना है, पहुंचाना है। क्योंकि हर व्यक्ति को यह अधिकार है
कि वह जो शासन द्वारा जो भी नीतियां बनाई जा रही हैं, जो भी नियम बनाए जा रहे हैं, वो हर व्यक्ति को जानकारी हो। और जानकारी अगर मान लीजिए कि अभी तक क्या हो रहा था, कोई भी कानून है, कोई भी नियम है, वो अंग्रेजी में पारित हो रहा है। अगर कोई भी नियम और कानून अंग्रेजी में पारित होगा तो होगा क्या? होगा यह कि जो आम आदमी है वो उस चीज़ से पिछड़ जाएगा। तो अब जब से अगर हम लोग देखें, मध्य प्रदेश सरकार ने तो यहाँ तक कर दिया है कि जो हमारी मेडिकल की पढ़ाई है वो भी हिंदी माध्यम से होगी, उसमें भी हिंदी का प्रयोग कंपलसरी है। और ये एक तरीके से देखा जाए तो ठीक है, क्योंकि अगर देखें बहुत से ऐसे देश हैं जैसे चाइना है, वहाँ जो मुख्य भाषा है मंदारिन, जिसे हम चाइनीज बोलते हैं, तो वहाँ पर उसी का प्रयोग किया जाता है। चीनी जिसको बोलते हैं, उसी भाषा का क्या हो रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। और इसके बाद भी वो देश क्या कर रहा है, तरक्की कर रहा है। रूस है तो वहाँ पर रूसी बोली जाती है। फ्रांस है, वहाँ फ्रेंच बोली जाती है। मतलब जो ये नहीं है कि वो अंग्रेजी ही बोल रहे हैं। हम लोगों को लगता है कि जितने गोरे हैं सब अंग्रेज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम लोग बहुत से देश देखें तो वो भले अंग्रेजों की तरह उनकी चमड़ी गोरी है, लेकिन वह मूलतः अपनी भाषा का ही उपयोग कर रहे हैं, अपनी मातृभाषा का ही उपयोग कर रहे हैं और उसी में क्या कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। तब हमारा भी उत्तरदायित्व बन जाता है कि जो हमारी मातृभाषा है, जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हमें क्या करना है, हिंदी को बढ़ावा देना है। हमें प्रयास करना है कि हिंदी में हम सभी कार्य संपादित करें। ऐसा नहीं है कि हिंदी है तो हम दूसरी भाषा से नफरत करने लगे। हमें किसी भाषा से नफरत भी नहीं करनी है। हमें हिंदी के साथ और भी भाषाएं आनी चाहिए, ये जरूरी है, लेकिन हम उन भाषाओं को हिंदी से ऊपर रख दें, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हमारा प्रयास क्या है, जैसे हमारे पिताजी हैं, मान लीजिए हमारे पिताजी हैं, तो हमारे पिताजी गांव के किसान हैं, साधारण हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनका कलर उतना फेयर नहीं है, लेकिन हमारे बॉस का जो रंग है वो क्या है, फेयर है, बहुत साफ सुथरा है। तो क्या हम पिताजी के स्थान पे बॉस को रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना, पिता के स्थान पिता का रहेगा। इसी तरीके से हमारी जो मातृभाषा है, जो हिंदी भाषा है, जिसको हम बचपन से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उसी से आगे यहाँ तक आए हैं, तो यदि हमने दूसरी भाषा को सीख लिया तो हमें उस भाषा का सम्मान करना है, ठीक है, लेकिन हमें मातृभाषा को ऊपर रखना है, मातृभाषा को मुख्य तौर पर महत्व देना है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो सरकारी नीतियों एवं नियमों को हमें क्या करना है, सामान्य नागरिकों तक पहुंचाना है। जैसे मान लीजिए लाडली बहना योजना चलती है अपने मध्य प्रदेश में, और गांव की बेटी योजना चलती है, और भी बहुत सी योजनाएं जो है अभी हमारे मोहन यादव जी ने, जो मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी हैं, उन्होंने कई योजनाएं चलाई भी हैं। तो यदि उसको अंग्रेजी में पूरी तरीके से चलाया जाए तो क्या होगा, सभी जो आम आदमी है क्या वहाँ तक पहुँच जाएगा, पहुँचेगी नहीं। इसलिए उसको क्या किया जाता है कि उसको हिंदी, मतलब हिंदी में ही उसका कोई भी कार्य है, मतलब जो भी नियम बनती हैं, जो भी नीतियाँ बनती हैं, वो हिंदी में ही प्रसारित की जा रही हैं। और जब प्रसारित की जा रही हैं तो स्वाभाविक है आम व्यक्ति के पास भी वो पत्र पहुंचेगा, भले वो कक्षा 8 तक ही पढ़ा है, कक्षा 5 तक ही पढ़ा है, उसे हिंदी पढ़नी आती है, वो उसको क्या कर लेगा, समझ लेगा आसानी से। तो ये हमें क्या है, फायदा है। पहले क्या होता था कि कोई भी नियम है वो अंग्रेजी में है, अब जो अंग्रेजी जानता है वो ही उसको समझ पा रहा है, बाकी हमारे हिंदी वाले मुँह ताक रहे। तो ये ठीक नहीं है, हमें किसी का मुंह नहीं ताकना है, हमें अपनी मातृभाषा में गर्व होना चाहिए। हो क्या रहा है, आधुनिक दौर में लोग दूसरी भाषाओं के पीछे पगलाए हुए हैं, और दूसरी भाषाओं के पीछे जब पड़ जाते हैं लोग, तो हमें जो मूल हमारी भाषा है, ऐसा नहीं कि हमारी मातृभाषा रोजगार नहीं दे सकती, आज हमारी मातृभाषा में भी रोजगार के बहुत से साधन हैं।
और भारत देश, चूंकि हमारा देश भारत है, तो यहाँ तो बिल्कुल स्वाभाविक है। यदि हमें फ़ायदा क्या होता है कि यदि हम हिंदी के साथ किसी दूसरी भाषा को सीख लेते हैं तो हम एक अच्छे ट्रांसलेटर बन सकते हैं और ट्रांसलेटर बनकर रुपए कमा सकते हैं। चूँकि हमारे देश में, अगर हम मध्य प्रदेश की ही बात करें तो मध्य प्रदेश में ही ढेरों लोग जो है क्या कर रहे हैं, टूरिज्म में आ रहे हैं, बाहर से विदेशों से आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी एक मूवी कौन सी आई, स्त्री 2, आप लोगों को मालूम होगा ना, स्त्री 2 मूवी आई और उसकी पूरी शूटिंग कहाँ हुई, चंदेरी में हुई, और चंदेरी में हुई और वो विश्व में प्रसिद्ध हो गई। तो अब ऐसे में क्या होगा, विश्व में जब प्रसिद्ध हो गई तो स्वाभाविक है कि विश्व विभिन्न देशों से आने वाले जो सैलानी हैं वो चंदेरी भी भ्रमण करने आएंगे। और यदि हमें मान लीजिए कोई व्यक्ति अंग्रेजी को जानने वाला व्यक्ति है, तो हमें यदि हिंदी आती है और अंग्रेजी आती है तो हम क्या करेंगे, हमें हिंदी आती है, हमें मालूम है, हम उसको अनुवाद कर करके अंग्रेजी में बताते जाएंगे, वो हमें उसके बदले क्या देगा, पैसे देगा। हम ट्रांसलेटर बन सकते हैं। कोई दूसरी भाषा रूसी सीख ली तो हमें रूस के व्यक्ति को हम वो गाइड कर सकते हैं, मतलब हम एक गाइड की भूमिका में आ जाएंगे। इसलिए हमें अपनी भाषा के साथ दूसरी भाषा भी सीखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ हमें क्या इसमें देखना, महत्वपूर्ण बिंदु देखना है, विषय में संक्षिप्तता परंतु पूर्णता। क्या होना चाहिए, परंतु पूर्णता होनी चाहिए। क्या है, विषय में संक्षिप्तता परंतु पूर्णता, कि जो आपका कार्यालयीन हिंदी है उसमें विषय क्या होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, लेकिन संक्षिप्त विषय में ही वो पूर्ण हो, मतलब कम शब्दों में पूरी बात को हमें क्या करना है, कहना आना चाहिए। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कोई भी कार्यालयीन हिंदी के जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमें कम शब्दों, अब ये नहीं है कि हम कोई पत्र लिख रहे हैं तो 4 पेज का पत्र लिख दिया और उसमें मूल बात आप भूल ही जाएं। तो हमें संक्षिप्तीकरण, जैसे पल्लवन, संप्रेषण और संक्षिप्तीकरण जब हम ये लोग पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर हम लोगों को ये देखना होगा। हम इसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है, तो हमें विषय में क्या करना है, संक्षिप्तता, मतलब संक्षिप्त करना है लेकिन वो पूरा होना चाहिए। इसके साथ वर्णनात्मक एवं गंभीर, मतलब जो भी बिंदु हो उसका वर्णन भी होना चाहिए और गंभीर होना चाहिए। अगर कोई पत्र है तो कोई भी शासकीय पत्रों में हंसी मजाक तो नहीं हो सकती है। अगर कोई आदेश निकला तो वो हंसी मजाक का तो नहीं हो सकता है। कोई भी आदेश है, कोई भी चीज निकली हुई है शासन प्रशासन के द्वारा, तो उसमें जो चीज लिखी जाए उसका पूर्ण वर्णन हो और गंभीरता के साथ लिखा गया हो, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, इसके साथ तकनीक एवं अर्ध तकनीक शब्दों का उपयोग। वर्तमान दौर क्या है, तकनीक का युग है, और जब वर्तमान दौर तकनीक का युग है तो हमें तकनीक भी आनी चाहिए। हमें वर्तमान समय में कंप्यूटर आना चाहिए, उसमें टैली क्या होता है ये आना चाहिए। कंप्यूटर में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हम लोग घर बैठे कर सकते हैं। हम लोग कोई भी फॉर्म भराने बाहर जाते हैं, कैफ़े में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, हम दिन भर मोबाइल चला रहे हैं, यूट्यूब सर्च कर रहे हैं, कई वीडियो देख रहे हैं अलग अलग तरीके के, रील्स चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, सब चला रहे हैं, लेकिन उसमें हम अपना फॉर्म भरना नहीं सीख पाए हैं। तो आपके मोबाइल चलाने का फ़ायदा क्या हुआ? तो हमें तकनीक भी सीखनी है, मतलब हम उसमें अपने रोज़मर्रा के कार्य आसानी से स्वयं हल कर सके, इतनी तकनीक हमें आनी चाहिए। हमें दूसरे की हेल्प नहीं लेनी पड़े, हम अपने से स्वयं से कर लें, और स्वयं कर लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। अब आपने दूसरे के यहाँ फॉर्म डाल दिया, पता नहीं कितने दिन में भरेगा। तो इसलिए हमें प्रयास करना है कि हमें तकनीकी और अर्ध तकनीकी, मतलब कार्यालयीन हिंदी का जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो तकनीक के जो शब्द हैं उनको हमें आना चाहिए। फिर है कर्मवाच्य की प्रधानता, मतलब कर्मवाच्य, कर्म की प्रधानता होनी चाहिए। बिना कर्म की प्रधानता के कोई काम संभव नहीं है। तात्पर्य क्या है कि अगर कोई आदेश शासन ने निकाला है, अगर जैसे अभी उच्च शिक्षा विभाग हमारा मध्य प्रदेश शासन है, तो वहाँ से कोई पत्र आता है
कि आपको ये प्रतियोगिता करानी है, ये करना है। तो अब कर्मवाच्य वहां पर क्या है, कर्मवाच्य की प्रधानता, मतलब क्या है कि उन शासन से आया है तो हमें क्या करना है, उसको निष्पादित करना है, उसको पूर्ण करना है। उसमें हमें टाल मटोल नहीं होना चाहिए, अरे ठीक है कर लेंगे, अरे छोड़ देंगे, ये भाव नहीं होना चाहिए। भाव क्या होना चाहिए कि भाई शासन का आदेश है और हम शासन के प्रहरी हैं, शासन प्रशासन का अंग है, तो हमें उसको करना ही है, उसमें टालने जैसी कोई बात नहीं है। तो मतलब हमें कर्म की प्रधानता होनी चाहिए। इन चीज़ों का हमें क्या करना है, कार्यालयीन हिंदी के अंतर्गत ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बिंदु, तो आप सभी लोग इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान से देख लीजिएगा कि कार्यालय हिंदी के उद्देश्य एवं विशेषताएं, तो इनको हम लोग यही उद्देश्य और विशेषताएं हैं, तो हम लोग इसमें देखें कार्यालयीन स्तर पर हिंदी के उपयोग को हमें बढ़ावा देना है, सरकारी नीतियों एवं नियमों को सामान्य नागरिकों तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, विषय में संक्षिप्तता एवं पूर्णता होनी चाहिए, ये हमारी विशेषता, वर्णनात्मक एवं गंभीरता होनी चाहिए, तकनीकी एवं अतकनीक शब्दों का हम लोग उपयोग भी करें। हमें पहले ये समझना होगा। तो अगर हम लोग देखें तो पारिभाषिक शब्द, जैसे तकनीक शब्दावली आयोग है, पारिभाषिक एवं तकनीक शब्दावली आयोग, तो वहाँ से कई डिक्शनरी आती हैं, तो उनका हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। जो हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है उन शब्दों को हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सा शब्द क्या है, संविदा क्या होता है, नविदा क्या होता है, कई ऐसे शब्द आते हैं, संप्रेषण क्या होता है। मतलब आपके कई ऐसे तकनीकी शब्द आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं जिनको हमें क्या है, आना चाहिए। अब संप्रेषण कह दिया, अब आप बैठे हैं क्या होता है, तो हमें इन सभी चीज़ों को क्या करना है, इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे कि इनका मीन्स क्या है, इनको कहते क्या हैं। और जब हम लोग वो सीख जाएंगे तो हम कोई भी कार्य जब शासकीय करेंगे, किसी कार्यालय से हम लोग कल को अटैच हो गए, जब हम करेंगे तो उन शब्दों को हम सामने आ जाए तो हम उनमें हिचकिचाएं नहीं, उनको आसानी से कर सकें, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हम मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।